अगस्त 2023 भारत और चीन के संबंधों में तनाव बढ़ गया, आपसी विश्वास ढहने लगा और सीमाओं को चुनौती दी जाने लगी। दोनों ने एक दूसरे को संयम बरतने की सलाह दी, लेकिन परिणाम कुछ नहीं, बल्कि दरार और गहरी हो गई। दुनिया की 2 सबसे अधिक आबादी वाले इन देशों के बीच दशकों से सीमा विवाद बरकरार है, लेकिन केवल यही एक तनाव का मुद्दा नहीं है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत और चीन अपने आपसी संबंध सामान्य बना सकते हैं। पार्ट 1, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हमारी पहली एक्सपर्ट शिबानी मेहता दिल्ली में कार्नेगी इंडिया के सिक्योरिटीज स्टडीज प्रोग्राम में वरिष्ठ विश्लेषक हैं। वो कहती हैं कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या कहें वास्तविक नियंत्रण रेखा दोनों देशों के नियंत्रण वाले हिस्सों को एक दूसरे से अलग करती है। मगर LAC को लेकर भारत और चीन में कभी समझौता नहीं हुआ है। हजारों किलोमीटर लंबी इस रेखा को एक तरह से दोनों देशों के बीच सीमा के तौर पर देखा जाता है। LAC उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी इलाकों में जाती है। इस क्षेत्र में ग्लेशियर हैं, सूखी समतल जमीन भी है और खेती की जमीन भी है। विवादित सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों ही ओर कई तरह का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो विवाद का एक और मुद्दा है। शिबानी मेहता कहती हैं कि इन इलाकों में बन रहे सभी प्रोजेक्ट सैन्य कंस्ट्रक्शन नहीं है। भारत की तरफ भी सड़कें बनाई जा रही हैं। भारत और चीन के बीच सीमा के संदर्भ में LAC शब्द का इस्तेमाल 60 सालों से हो रहा है। So China's premier at the time, Zhou Enlai, चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री शाओ एल लाई ने 1960 में अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान एक पत्रकार सम्मेलन में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। इस बात के भी सबूत हैं कि उन्होंने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ बातचीत में 1959 में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था। 1947 में भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से आजादी हासिल की और 1949 में चीन एक कम्युनिस्ट देश बन गया। 50 के दशक में दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन ये अधिक समय तक टिक नहीं पाए। 1962 में सीमा विवाद के चलते भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। 1 महीने से कुछ ज्यादा चले इस युद्ध में भारत की ओर ज्यादा सैनिक मारे गए या फिर घायल हुए। चीन द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के साथ युद्ध खत्म हुआ। कई विश्लेषक मानते हैं कि 1962 के बाद से चीन और भारत के संबंध अच्छे नहीं रहे। इस दौरान सीधे युद्ध तो नहीं छिड़ा, लेकिन संघर्ष जारी रहा, विवाद कायम रहे। 2020 के जून महीने में दोनों देशों के सैकड़ों सैनिकों के बीच हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में हिंसक झड़पें हुई, जिनमें कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई। चीन ने अपने केवल 4 सैनिकों के मारे जाने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की, लेकिन इस संघर्ष में दोनों ओर के काफी सैनिक घायल हुए। what has shifted is after 2020. 2020 के संघर्ष ने भारत को चौंका दिया था और हताहतों की बड़ी संख्या को देखते हुए उसने अधिक आक्रामक रुख अपनाया और तीखे बयान भी दिए। इस संघर्ष के बाद ऐसी वारदातों को नियंत्रित करने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई और सीमा की निगरानी के लिए कुछ दिशा निर्देशों पर सहमति भी बनी। इस साल अगस्त में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स संगठन के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों नेताओं ने एक साझा बयान दिया और कहा कि सीमा विवाद पर विस्तार से रचनात्मक बातें हुई हैं और ये वार्ताएं सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से जारी रहेंगी। Since 2020, there have been almost 19 rounds of 2020 से अब तक दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच वार्ताओं के 19 दौर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो अभी साथ बैठकर सीमा रेखा निर्धारित करने के लिए तैयार हैं। फिलहाल उनका उद्देश्य केवल तनाव कम करना है, लेकिन जिस प्रकार LAC के दोनों तरफ सैनिकों की तैनाती बढ़ती जा रही है, उसे देखकर नहीं लगता कि तनाव कम हो पाएगा। दोनों ही पक्ष अपना रुख कड़ा कर रहे हैं। ऐसे में अगर सैन्य तैनाती इसी तरह बढ़ती रही तो संभावना है कि दोनों देशों के सैनिक फिर एक दूसरे से टकरा सकते हैं। केवल LAC ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच मतभेद है। पार्ट 2,
मलक्का दुविधा। हमारे दूसरे एक्सपर्ट इवान लिडारेव भारत चीन संबंधों के विशेषज्ञ हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग फेलो भी हैं। उनका मानना है कि भारत दक्षिण एशिया में एक मजबूत देश है और दोनों देश इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो टकराव की एक वजह है। I would say that the more dominant power historically मेरे ख्याल से पारंपरिक तौर पर दक्षिण एशिया में भारत का वर्चस्व रहा है। कुछ हद तक उसे यह ब्रिटिश राज का हिस्सा रहने की वजह से विरासत में मिला है। दूसरा, वह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। पहले इस क्षेत्र में चीन का खास प्रभाव नहीं था, लेकिन पिछले 20 सालों में चीन ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। खास तौर पर पिछले दशक के दौरान उसने श्रीलंका और बांग्लादेश में अपनी पैठ जमाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। मगर चीन के लिए दक्षिण अफ्रीका इतना महत्वपूर्ण क्यों है? one of the things which have consistently haunted the Chinese leadership तथाकथित मलक्का डायलेमा या दुविधा से चीन हमेशा चिंतित रहा है। मलक्का डायलेमा का मतलब है कि चीन इस बात से चिंतित है कि अमेरिका के साथ संघर्ष या युद्ध की स्थिति में अमेरिका मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जलडमरू मध्य के रास्ते से चीन की नौकाओं की आवाजाही पर रोक लगा के उसकी अर्थव्यवस्था पर शिकंजा कस सकता है। चीन पहुंचने वाली काफी सारी सामग्री और ऊर्जा के संसाधन नौकाओं के जरिए मलक्का स्ट्रेट से गुजरते हैं। इसलिए चीन हिंद महासागर के जरिए नए रास्ते बनाकर मलक्का स्ट्रेट के मार्ग पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। इसलिए एक समुद्री मार्ग पाकिस्तान और दूसरा म्यांमार के रास्ते खोला जा रहा है। ये क्षेत्र चीन के लिए बड़े बाजार भी बन सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले दशक के दौरान महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य अफ्रीका, यूरोप और एशिया को हवाई, समुद्री और भूमार्ग से जोड़ना है। इस योजना में तमाम देशों को जोड़ने के लिए चीन सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर चुका है। भारत के मुकाबले चीन इस मामले में काफी अधिक सक्रिय रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर उसने रेल, सड़क और बंदरगाहों का नेटवर्क बनाना शुरू किया, जिसके जरिए चीन के शिनजियांग प्रांत को हिंद महासागर से जोड़ा जा सकेगा। साथ ही वो चीन के स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक रेल मार्ग बनाना चाहता है। नेपाल चीन और भारत के बीच घिरा हुआ है और ये भी भारत चीन के बीच एक टकराव का केंद्र बनता जा रहा है। India has had a very special relationship with Nepal. Many Nepalis नेपाल के साथ भारत के विशेष संबंध रहे हैं, इसलिए वहां चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है। नेपाल अपनी सप्लाई के लिए भारत पर निर्भर रहा है। जब भी भारत नेपाल पर किसी बात के लिए दबाव डालना चाहता है, वो इस सप्लाई पर नियंत्रण बढ़ा देता है या रोक देता है। अगर नेपाल को रेल और सड़क के रास्ते सप्लाई शुरू हो जाए तो भारत का उस पर प्रभाव कम हो जाएगा। क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। In some cases, India has tried actually to compete with चीन के आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत ने भी दक्षिण एशियाई देशों को आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया है। पिछले साल जब श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तब भारत ने उसे 4 अरब डॉलर से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी थी। श्रीलंका ने चीन से भी कई अरब डॉलर का कर्ज ले रखा है। भारत भी पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इवान लिडारेव कहते हैं, जो चीन दक्षिण एशिया में भारत के साथ कर रहा है, वही बात भारत चीन को घेरने के लिए जापान, वियतनाम के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर कर रहा है। दक्षिण एशियाई देश इन दोनों की रसाकशी से बचने के लिए दोनों के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और चीन केवल एशिया ही नहीं, बल्कि अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में भी प्रभाव बढ़ाने के लिए स्पर्धा कर रहे हैं। पार्ट 3 आर्थिक प्रतिद्वंदी। हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज की प्रोफेसर डॉक्टर गीता कोचर। वो कहती हैं कि फिलहाल भारत सीमा पर शांति स्थापित करके उस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत का मानना है कि सीमा पर शांति की बहाली के बिना व्यापारिक मुद्दों पर बात नहीं हो सकती। दूसरा मुद्दा यह है कि चीन और भारत के बीच व्यापार में संतुलन की कमी है।
There are a lot of imports from China to India, but the चीन से भारत को काफी सामान निर्यात किया जाता है, लेकिन भारत से चीन को होने वाला निर्यात बहुत कम है। भारत ने उत्पादन क्षेत्र पर अधिक जोर नहीं दिया था। इस वजह से भारत से दूसरे देशों को होने वाला निर्यात कम रहा है। मगर 2020 के बाद भारत ने चीन पर सामान के लिए निर्भरता कम करने और अपने उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने चीन की कंपनियों के भारत में व्यापार पर नियंत्रण के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जिनमें टैक्स वसूली और चीन के टेक्नोलॉजी व्यापार पर अंकुश के लिए लिए गए फैसले भी शामिल हैं। Chinese companies and private business were doing business in India. चीनी कंपनियां भारत में व्यापार तो कर रही थी, मगर उसके भुगतान भारत के आधिकारिक बैंकिंग सिस्टम के तहत नहीं बल्कि चीनी ऐप्स के जरिए किए जा रहे थे। इसलिए उस आर्थिक लेन देन की कोई निगरानी नहीं हो पा रही थी और न ही उससे जुड़ी फीस और टैक्स दिए जा रहे थे। अब उस पर रोक लगा दी गई है। 2020 से भारत सरकार ने प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए टिकटॉक और वीचैट समेत सैकड़ों चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन वो रुके नहीं हैं। India and China are still negotiating on having. भारत और चीन अभी भी दवाइयों के उत्पादन, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने के लिए वार्ताएं कर रहे हैं। इसके अलावा चीन की कई कंपनियां, खासतौर पर मोबाइल फोन उत्पादक कंपनियां अभी भी भारत में व्यापार कर रही हैं। उसी तरह भारतीय कंपनियां भी चीन की कंपनियों में निवेश कर रही हैं। लेकिन फिलहाल तनाव के चलते भारत की ओर से व्यापार आगे बढ़ाने के लिए की जा रही वार्ताओं का सिलसिला धीमा किया जा रहा है। पार्ट 4 गूंज। हमारे चौथे एक्सपर्ट हैं लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज या SOAS की चाइना इंस्टीट्यूट के निदेशक स्टीव सेंग। वो मानते हैं कि चीन और भारत के बीच स्पर्धा और संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका और देशों पर भी असर पड़ेगा। अगर चीन और भारत अपना सीमा विवाद शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सुलझा पाते और युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है तो विश्व की दो बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच टकराव हो सकता है। जहां तक चीन का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि वो भारत को अपनी सुरक्षा के लिए किसी गंभीर खतरे की तरह देखता है। फिलहाल भारत उसके लिए सीमा पर एक परेशानी मात्र है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत और चीन संबंधों पर नजर बनाए हुए है। स्टीव सैंग का मानना है कि अमेरिका भारत को थोड़ा अपनी ओर खींचना चाहता है और चीन को अलग थलग करना चाहता है। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रतिरक्षा टेक्नोलॉजी और सामरिक सहयोग संबंधी कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, दोनों देशों के आपसी संबंधों के इतिहास में फिलहाल संबंध सबसे अधिक घनिष्ठ हैं। मगर क्या संकट और परीक्षा की घड़ी में भी ये ऐसे ही बने रहेंगे? चीन को पीछे धकेलने में भारत अमेरिका की मदद करेगा, ये सोचना बस एक ख्वाब ख्याली है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता देगा, न कि अमेरिका के हितों और मूल्यों को। भारत रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है और रूस चीन के साथ काम कर रहा है। रूस भारत की प्रतिरक्षा और ऊर्जा की कई जरूरतों को पूरा करता है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ की अपील के बावजूद भारत ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की भर्त्सना नहीं की। भारत और चीन के बीच बुनियादी समस्या और तनाव में बदलाव नहीं आएगा और संबंध सुधरने की संभावना कम है। मगर निजी स्तर पर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के पास चीन और भारत के आपसी संबंधों को सुधारने का कोई जरिया नहीं है। चीन ने भी सार्वजनिक तौर पर रूस की भर्त्सना नहीं की। दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के साझा बयान में यूक्रेन में कार्रवाई के लिए सीधे रूस को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इस मुद्दे पर भी चीन और भारत साथ थे। लगता है यही आगे भी चलेगा। तो क्या भारत और चीन खुद आपसी संबंध सामान्य कर सकते हैं?
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही, लेकिन नजदीकी भविष्य में सीमा विवाद का हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। हमारी पहली एक्सपर्ट शिबानी मेहता का मानना है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं और संघर्ष टालने के लिए वार्ताएं चल रही हैं। अपने आप में ये भी एक आशाजनक बात है।